हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो जीएसटी का थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हमने कल जीएसटी में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस सारी कर ली थी। उसमें मैंने आपको जीएसटी का बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, उसमें कुछ फीचर्स बताए थे। जीएसटी के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इट इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स, इट इज़ अ indirect tax which is to be paid by the manufacturer or the wholesaler or the retailer, but ultimately the burden of tax is to be borne by the customer. ये सारे फीचर्स तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिए। उसके बाद मैंने आपको जीएसटी के रेट्स बताए थे। देयर आर सर्टन आइटम्स ऑन विच द जीएसटी रेट इज जीरो, नील। सर्टन प्रोडक्ट्स आर देयर in which the GST rate is 2%, then we have 5% rates also, then 12%, 18% and 28% is the maximum slab of GST. Various provisions जो कि GST को रेगुलेट करती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, यूटी जीएसटी एक्ट 2017, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 इनकॉर्पोरेट किया। गवर्नमेंट ने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम करके एक सिंगल टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, और उसके अंदर वैट, एक्साइज, सेंट्रल सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्राई, ये सारे टैक्सेस सबस्यूम करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। कस्टम पहले भी था, कस्टम आज भी है, क्योंकि कस्टम हमारी इंपोर्टेशंस एंड एक्सपोर्टेशंस के ऊपर लगता है। रेस्ट ऑफ द टैक्सेस सारे गवर्नमेंट ने एक टैक्स के अंदर मर्ज कर दिए और उसका नाम रख दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम। अब हम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। आपको पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कैसे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर्स एंड कस्टमर तक सामान पहुंचता है और उसमें कैसे जीएसटी का टैक्स लेवी होता है, कैसे आईटीसी मिलता है, यह मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाता हूं, सो दैट जब तक हमें स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता हम जीएसटी की प्रोविजंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली इट इज वेरी सिंपल। जीएसटी क्या है, कौन पे करता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज क्या हैं, बट एक्चुअल मैकेनिज्म आपको तभी क्लियर होगा जब हम इसको प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। सो आप जीएसटी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट दो तरह की ट्रांजैक्शंस हैं। इंट्रा स्टेट में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों लगते हैं। मैंने कल एग्जांपल भी आपको लास्ट लेक्चर में दी थी। अगर कोई 18% वाली आइटम है तो इसमें से 9% सीजीएसटी है और 9% एसजीएसटी है। अगर यूटी है तो यूटी जीएसटी है। अगर कोई 12% वाला प्रोडक्ट है जिस पर 12% जीएसटी का रेट, तो वहां 6% आपका सीजीएसटी होगा और 6% आपका एसजीएसटी या यूटी जीएसटी होगा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जैसी बिलिंग होगी, इनवॉइसिंग होगी, हाफ ऑफ द टैक्स गोज टू द एक्सचेकर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हाफ ऑफ द टैक्स विल बी go to the exchequer of state government or UT government. But in case there is interstate transaction between two different states, then instead of CGST and SGST, there will be one tax, IGST, Integrated Goods and Service Tax। 18% का 18% पहले सेंटर के पास चला जाएगा। दिस गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट।
अगर 12% की आइटम है तो 12 का 12% पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, उसके बाद उसमें से हाफ ऑफ द टैक्स विल बी reimbursed by the central government to the state government, that state government in which the goods are ultimately consumed. It is a destination based, consumption based tax. जिस स्टेट में सामान अल्टीमेटली जाके बायर ने कंज्यूम किया है, उस स्टेट को हाफ ऑफ द टैक्स विल बी reimbursed afterward by the central government to that particular state government. ये तो हमारा मैकेनिज्म था. प्रैक्टिकली ये है एग्जांपल मेरी, जिसमें मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स एंड रिटेलर की पूरी एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट. लेकिन ये आपको तभी क्लियर होगा अगर मैं इसको एक प्रॉपर सिस्टम से आपको समझाता हूं. हम एक सप्लाई चेन में एक मैन्युफैक्चरर रख लेते हैं, एक होलसेलर, एक रिटेलर एंड अल्टीमेटली एक कंज्यूमर. ये मेरा अल्टीमेटली कंज्यूमर है. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ पूरा सिस्टम क्लियर कर देता हूं. आपको बिल्कुल उसे अगर ध्यान से देखेंगे तो जीएसटी का पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा. सपोजिंग मैन्युफैक्चरर इज सेलिंग द प्रोडक्ट एट ₹100 टू द होलसेलर. 100 रुपए का सामान बेच रहा है मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, और 18% वाली आइटम है तो सीजीएसटी लग गया 9%, मींस ₹9, एंड एसजीएसटी लग गया 9%, दैट मींस ₹9. ₹100 पर 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी, बिलिंग हो गई 118 रुपए की. 118 मैन्युफैक्चरर होलसेलर से चार्ज करेगा, और मैन्युफैक्चरर ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा और ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा, और बाकी ₹100 वो अपने पास रखेगा. टैक्सेस बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट एंड मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स act as an agent on the behalf of government to collect the tax from the buyer and pay to the government. इसकी परचेज हुई, इसको जो परचेज पड़ी वो 118 की पड़ी, जिसकी डिवीजन क्या है, ₹100 सामान की वैल्यू है, 9 सीजीएसटी है एंड 9 एसजीएसटी है. आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया, इसकी सेल और इसकी परचेज. नाउ द सेम गुड्स आगे रिटेलर को देने हैं होलसेलर ने, लेकिन वो 118 का खरीद के 118 का तो देगा नहीं. 118 का परचेज करके 118 का तो आगे सप्लाई नहीं करेगा, ऑब्वियसली वो अपना मार्जिन जोड़ेगा बीच में. उस मार्जिन को हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन. Value addition means margin added by the dealers, by the traders. For example, ₹50 उसने मार्जिन ऐड कर दिया, that means 168 is the price जिस पर होलसेलर रिटेलर को सामान देगा. लेकिन लॉ कहता है जितनी बार कोई वैल्यू एडिशन करेगा उतनी बार उस वैल्यू एडिशन पार्ट पर टैक्स देना पड़ेगा. 100 पर तो लग गया, ये रहा ₹18 लग गया, वो तो हमने आगे रिटेलर से चार्ज कर लिया इस प्राइस के अंदर. लेकिन ₹50 वैल्यू एडिशन भी तो है, उस पर भी तो लगना चाहिए. 100 पर तो हो गया. अगर मैं इस 50 पर 9% लगाता हूं तो 4.5 लगना चाहिए सीजीएसटी
और 4.5 लगना चाहिए एसजीएसटी सिर्फ इस 50 पर, और 168 प्लस 4.5 प्लस 4.5 करके 177 का बिल बनना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऐसे नहीं करती, हमारा सिस्टम ये नहीं हमें अलाउ करता कि वैल्यू एडिशन पर सीधा टैक्स लगाएं और प्राइस में जोड़ दें। गवर्नमेंट कहती है पहले आप सीजीएसटी पूरी वैल्यू पर लगा दो, पूरी वैल्यू पर, मतलब 168 पर नहीं, 168 माइनस 18 करके, क्योंकि 18 तो टैक्स पार्ट है, सिर्फ गुड्स की वैल्यू जो है 100 यहां और 50 यहां, पूरे पर लगा दो, फुल वैल्यू पर एक्सक्लूडिंग टैक्स करके जो सामान की कीमत है मैन्युफैक्चरर और होलसेलर की सारे पर लगा दो 9%, 13.5 हो गया। और एसजीएसटी भी 13.5 हो गया, 9% ऑन 150, 150 पर 18 रुपीज टैक्स है वो छोड़ दिया मैंने। अगर मैं 168 प्लस 13.5 प्लस 13.5 करता हूं, 27 रुपीज और जोड़ देता हूं, तो रिटेलर शोर मचाएगा। क्या शोर मचाएगा? वो कहेगा 100 पर तो पहले ही 18 लग के आपने मेरी वैल्यू के अंदर ऐड किए हुए हैं, दोबारा से आप 100 प्लस 50 पर फिर टैक्स लगा रहे हो, तो 100 वैल्यू पर 2 बार टैक्स लग रहा है। एक मैन्युफैक्चरर ने जो लगाया था वो आप मेरे से चार्ज कर रहे हो, और आप फिर से दोबारा 100 पर लगा रहे हो। तो होलसेलर कहता कोई बात नहीं, रुक जाओ, इसमें से जो टैक्स ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं मैन्युफैक्चरर को, और जो आपको हम पहले से ही इस प्राइस के अंदर चार्ज कर रहे हैं, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इनपुट मींस परचेज टैक्स, जो हमने पीछे पे किया था उसका हमें क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब 9 रुपीज और 9 रुपीज का आईटीसी मिल जाएगा। दिस इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउट ऑफ आउटपुट टैक्स यू हैव टू डिडक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट। रेस्ट रह गया 4.5 जो हम चाहते थे वही निकल आया, लेकिन सीधा वैल्यू एडिशन पर नहीं लगता, पहले पूरी प्राइस ऑफ द गुड्स पर लगेगा, उसमें से जो पीछे वाले को पे किया उसका आईटीसी मिल जाएगा। तो ये 9 हो गया, तो 177 की बिलिंग हो गई, किसकी? रिटेलर की। 100 पर 18 रुपीज लग गए, 50 पर 9 रुपीज 4.5 प्लस 4.5 लग गए, तो दोनों अमाउंट्स पर आराम से लग गया, और रिटेलर को परचेज पड़ गई कितने की? 177 की। इसकी डिवीजन देखें, इसमें 150 तो गुड्स के हैं, ये 100 और 50 प्लस 9 और 4.5, 13.5 सीजीएसटी है और 13.5 एसजीएसटी है, ये 9 एंड ये 4.5। अब रिटेलर ने आगे कस्टमर को सेल करना है, ऑब्वियसली रिटेलर कस्टमर को जब बेचेगा तो फिर से अपना वैल्यू एडिशन करेगा, मार्जिन वैल्यू एडिशन फॉर एग्जांपल 100 रुपीज रख लेते हैं। नाउ 277 हो गया यहां। इस 277 में 250 तो गुड्स के हैं, ये रहे, और 13.5 प्लस 13.5 27 रुपीज जीएसटी है जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ने चार्ज किया। अब फिर से सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि फिर से वैल्यू एडिशन हुई है। अब कैसे लगेगा? आप ध्यान से देखिए, अपने आप सोचिए कि कैसे लगना चाहिए। 250 इसमें से जीएसटी छोड़ दो, 27 रुपीज जीएसटी है, 13.5 प्लस 13.5 उसे छोड़ दो। अगर उसे छोड़ता हूं तो 250 रहता है, तो 250 पर 9% 22.5 एंड 22.5, लेकिन 150 पर ऑलरेडी टैक्स आप पे कर चुके हो, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये रहा आईटीसी 13.5 एंड 13.5, तो ये रह गया 9
और 9, 18 रुपीज 295 कस्टमर को सामान 295 का मिलेगा और उस प्रोडक्ट की एमआरपी भी 295 ही होगी। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मैन्युफैक्चरर पहले ही पूरा वर्कआउट करके ही एमआरपी फिक्स करता है। होलसेलर का मार्जिन, रिटेलर का मार्जिन, सब कुछ मैन्युफैक्चरर के थ्रू ही फिक्स होता है और टैक्स कितना कितना होगा वो पहले ही पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेता है। एंड कस्टमर हैज टू पे 295, उसे सामान की कीमत 250 रुपीज दी है और बाकी उसने 22.5 प्लस 22.5 45 रुपीज का जीएसटी पे किया है। सो द मेन फीचर ऑफ जीएसटी इज जब भी कोई डीलर किसी आगे वाले डीलर से कोई सामान बेचेगा खरीदेगा तो जितना टैक्स बनता है उसमें से जितना टैक्स ऑलरेडी वो पे कर चुका है उसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है। अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है तो ये आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको टैक्स ऑन टैक्स कैस्केडिंग चलता रहेगा। सो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द डीलर्स टू get themselves registered so that they can take the advantage of input tax credit. One more question that can be very important that can be asked in question in papers is, sir ये जो प्राइस होती है गुड्स की जो प्राइस है इसमें मुझसे काफी बार कैंडिडेट्स पूछते हैं सर जो सेलर है उसने गुड्स के साथ पैकिंग चार्ज भी कर लिया, क्या पैकिंग पर भी जीएसटी लगता है? किसी ने पूछा कि डीलर ने हमारे घर तक गुड्स डिलीवर किए हैं, उसने बिल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ऐड कर दिए, क्या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के ऊपर भी जीएसटी लगेगा? किस प्राइस पर जीएसटी लगता है? ये तो पता लग गया इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें कैसे चार्ज करना है, लेकिन हमें तो यही नहीं पता, वैल्यूएशन ही नहीं पता कि किस वैल्यू पर जीएसटी चार्ज होता है। वी आर नॉट गेटिंग इट हाउ जीएसटी इज चार्ज ऑन विच वैल्यू जीएसटी इज टू बी कैलकुलेटेड। जीएसटी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको प्राइसिंग बताता हूं कि प्राइसिंग किस प्राइस के ऊपर जीएसटी को चार्ज होना है। किस प्राइस पर जीएसटी ने चार्ज होना है? प्राइस, वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं वैल्यूएशन रूल्स। अब सुनिए, गवर्नमेंट ने सेल की जगह वर्ड डाला हुआ है सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। व्हाट इट मीन दैट व्हेन वी सप्लाई द गुड्स, व्हेन वी हियर मीन्स सेलर सप्लाई द गुड्स टू द बायर, anything charged by the seller from the buyer, anything charged by the seller from the buyer in relation to goods is transaction value and GST will be levied on that particular value. For example, मैंने कोई गुड्स 100 रुपीज के सेल किए प्लस 10 रुपीज पैकिंग, अगर मैंने पैकिंग इनवॉइस के अंदर, बिल के अंदर सेपरेटली शो की है, प्लस 5 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो मैं ही उससे चार्ज कर रहा हूं और बिल में शो किया है, 115 लेस सपोज मैंने 2 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट दे दिया। क्या डिस्काउंट्स माइनस करेंगे हम जीएसटी लगाते टाइम कि 115 पर ही, कि 113 पर लगना चाहिए कि 115 पर लगना चाहिए? क्या डिस्काउंट्स माइनस करने के बाद जीएसटी लगाया जाता है? नाउ माय पॉइंट इज यस, डिस्काउंट्स आर एडमिसिबल टू बी डिडक्टेड
while calculating GST, provided there are certain conditions. First, discount is separately shown in the invoice. Second, discount should actually passed from the seller to the buyer. Actual discount है, it is not only the book entry. Thirdly, the discount is agreed between buyer and seller at the time before or at the time of supply. जब सामान सप्लाई हो रहा है उस टाइम पर डिस्काउंट्स के बारे में बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड, और दोनों को पता है क्या डिस्काउंट है. तो डिस्काउंट if agreed between buyer and seller and separately shown in the invoice and actually passed by the seller to the buyer, then discounts will be deducted and on the net amount the GST will be charged. So anything, it may be packing, बड़ा simplify कर दिया. At the time when there was VAT, तो पैकिंग पर नहीं लगना, ड्यूरेबल रिटर्नेबल पैकिंग पर नहीं लगना. अब ऐसा कुछ नहीं. जो भी इनवॉइस का पार्ट है, whatever be the part of your invoice, in that particular case you have to pay the GST on the final amount charged by the seller from the buyer. एक पॉइंट आता है कि क्या सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, क्या सब्सिडीज के ऊपर जीएसटी लगता है कि सब्सिडीज डिडक्टिबल नहीं है? अगर कोई सब्सिडी गवर्नमेंट सब्सिडी है, गवर्नमेंट सब्सिडी पर जीएसटी नहीं लगता. सपोज सर्टन गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय द सेलर एंड आउट ऑफ द प्राइस सर्टन पार्ट इज सब्सिडाइज्ड और गिवन बाय द गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू सप्लाई टू सम रिमोट एरियाज और सम अदर स्पेशल एरियाज. In that case, on the subsidy amount, GST will not be charged, provided this subsidy is allowed by government. In case the subsidy is by the private entity, in that particular case, GST will be levied without deducting the subsidy. So government subsidy is not subject to GST. So discounts are admissible while calculating GST, and government subsidies are also deductible while calculating GST. But other subsidies, private subsidies, that will not be deducted while calculating GST liability. There is one more mechanism known as reverse charge, RCM, reverse charge mechanism. This is one of the most important feature of GST. अब सुनिए ये RCM क्या है. नॉर्मल प्रोसीजर ये है, सेलर बायर से GST रिकवर करता है और गवर्नमेंट को पे करता है, राइट. बट इन सर्टन केसेस सेलर बायर से रिकवर नहीं करता, बायर को अपने आप ही जीएसटी डिपॉजिट करना है. रिसिपेंट बायर अपने आप ही डिपॉजिट कराएगा जीएसटी टू द गवर्नमेंट. ये कौन से ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है? टेक एन एग्जांपल. एक बिजनेस ने, ये एक बिजनेस एंटिटी है बायर, ये एक बिजनेस एंटिटी है, इसको प्रोफेशनल कोई सर्विस लेनी है किसी सीए से, प्रोफेशनल सर्विस किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, इन्होंने कोई ऑडिट या कोई प्रोफेशनल सर्विस लेनी है. जिस प्रोफेशनल से इन्होंने सर्विस लेनी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि उसकी टर्नओवर 20 लाख, आपको बताया था सर्विस सेक्टर में 20 लाख होता है और मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स सेक्टर के अंदर 40 लाख होता है. उस सर्विस प्रोवाइडर की टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स 20 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वो जीएसटी नहीं ले सकता, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है. अब वो तो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जो सर्विस है वो तो टैक्सेबल है. पर्सन इज नॉट टैक्सेबल,
because he is a small service provider, but that professional service is taxable. और ये एक बिजनेस एंटिटी है जो कि रजिस्टर्ड है. तो अगर कोई बिजनेस एंटिटी कोई ऐसी सर्विस परचेज या अवेल करती है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर आपसे जीएसटी नहीं लेता, बीइंग एन अनरजिस्टर्ड डीलर, इन दैट पर्टिकुलर केस it is the responsibility of the service recipient that service recipient has to calculate the GST on that particular service and pay directly to the government in the form of CGST and SGST. इनवॉइसिंग भी उसे अपने ही लेटर हेड पर करना पड़ेगा और खुद ही डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस सर्विस, उस प्रोफेशनल सर्विस के एक्सपेंडिचर को डेबिट नहीं कर सकता. जब भी वो कोई ऐसे एक्सपेंडिचर को डेबिट करेगा तभी उसे डेबिट करने की परमिशन मिलेगी अगर उसने उस सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली जीएसटी कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे किया है. सो in case the service provider is not a registered person but the business entity is a registered person and avail that service which is subject to GST, then service recipient is liable to pay CGST and SGST even if service provider not charge CGST or SGST. After paying, this service recipient can also claim ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल कर लेगा, लेकिन एक बार उसे कैश या बैंक के थ्रू पे करना पड़ेगा जीएसटी. दिस इज नोन एज रिवर्स चार्ज. व्हाई इट इज नोन एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? बिकॉज उल्टा चल रहा है, सेलर गवर्नमेंट को नहीं डिपॉजिट कराएगा, बायर खुद ही डिपॉजिट करवाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी. आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.